याचिका ली वापस। मोइत्रा को 14 दिसंबर से सरकारी आवास खाली करने का मिला था नोटिस। शराब नीति मामले में हाईकोर्ट पहुंचे आप नेता संजय सिंह। याचिका दायर कर अदालत से जमानत देने की मांग। आप नेता को ईडी ने 4 अक्टूबर 2023 को किया था गिरफ्तार। इतिहास में सबसे छोटा रहा कैपटाउन टेस्ट, सिर्फ 107 ओवरों में ही निकल आया परिणाम। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दी 7 विकेट से मात। बुमराह को मिला मैन ऑफ द मैच। शेयर बाजार में लौटी तेजी। सेंसेक्स 491 अंकों की तेजी के साथ 71,848 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 141 अंकों की तेजी के साथ 21,659 अंकों पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरू कर रही है। आज यात्रा को लेकर कांग्रेस मुख्यालय पर बैठक हुई, जिसमें यात्रा के पूरे कार्यक्रम पर मुहर लगा दी गई है। तो क्या है यात्रा का रूट, किस किस जिले से निकलेगी न्याय यात्रा, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत न्याय यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा बन गई है। यात्रा को नया नाम मिल गया है। पार्टी का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा नाम अब ब्रांड बन चुका है, इसीलिए यात्रा में भारत जोड़ो को शामिल किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक में यात्रा के रूट पर मुहर लगा दी गई है। 14 जनवरी से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर की राजधानी इम्फाल से शुरू करेंगे और 67 दिनों बाद 20 मार्च को मुंबई पहुंचकर यात्रा को समाप्त करेंगे। इस दौरान कुल 6,700 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। ये यात्रा 15 राज्यों और 110 जिले और 100 लोकसभा और 337 विधानसभा सीट को कवर करेगी। पहले रूट में अरुणाचल प्रदेश को शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि अरुणाचल में यात्रा को मंजूरी नहीं मिली थी, लेकिन अरुणाचल सरकार से मंजूरी मिलने के बाद उसे रूट में शामिल कर लिया गया है। यात्रा के रूट के बारे में जानकारी देते हुए जयराम रमेश ने बताया है कि मणिपुर 107 किलोमीटर 4 जिला, नागालैंड 257 किलोमीटर 5 जिला, असम 833 किलोमीटर 17 जिला, अरुणाचल प्रदेश 55 किलोमीटर 1 जिला, मेघालय 5 किलोमीटर 1 जिला, पश्चिम बंगाल 523 किलोमीटर 7 जिला, बिहार 425 किलोमीटर 7 जिला, झारखंड 804 किलोमीटर 13 जिला, उड़ीसा 341 किलोमीटर 4 जिला, छत्तीसगढ़ 536 किलोमीटर 7 जिला, उत्तर प्रदेश 1074 किलोमीटर 20 जिला, मध्य प्रदेश 698 किलोमीटर 9 जिला, राजस्थान 128 किलोमीटर 2 जिला, गुजरात 445 किलोमीटर 7 जिला, महाराष्ट्र 480 किलोमीटर 6 जिला। यात्रा इम्फाल, कोहिमा, जोराहट होते हुए अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहुंचेगी। पहले यात्रा के रूट में अरुणाचल प्रदेश शामिल नहीं था। अरुणाचल के बाद यात्रा फिर असम के दिसपुर, गुवाहाटी होते हुए पश्चिम बंगाल के कूच बिहार पहुंचेगी। उत्तर बंगाल के अधिकांश जिलों को कवर करते हुए सिलीगुड़ी होते हुए बिहार के अररिया, किशनगंज होते हुए यात्रा एक बार फिर बंगाल में प्रवेश करेगी। यहाँ मुर्शिदाबाद होते हुए यात्रा झारखंड में बढ़ेगी। झारखंड में धनबाद, रांची, जमशेदपुर होते हुए यात्रा ओडिशा पहुंचेगी। यहां से एक बार फिर बिहार के सासाराम होते हुए यूपी में वाराणसी के रास्ते प्रवेश करेगी। यूपी में यात्रा प्रयागराज, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, बरेली, अलीगढ़, आगरा होते हुए राजस्थान के धौलपुर पहुंचेगी। धौलपुर से एमपी के ग्वालियर, गुना, उज्जैन होते हुए एक बार फिर राजस्थान के बांसवाड़ा पहुंचेगी। यहां से फिर गुजरात में यात्रा प्रवेश करेगी। गुजरात के दाहोद, मांडवी होते हुए यात्रा महाराष्ट्र पहुंचेगी, जहां नासिक, थाने होते हुए मुंबई पहुंचेगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कांग्रेस को मजबूती मिलना तय है। वैसे यात्रा से पहले ही पार्टी मजबूत होने लगी है। आज दक्षिण भारत की एक पार्टी का ही कांग्रेस में विलय हो गया, तो किस दल का हुआ है कांग्रेस में विलय, देखिए इस रिपोर्ट में। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और आने वाले लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव के लिए भी रणनीति बना रही है और इसी रणनीति के तहत कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। आंध्र प्रदेश के मौजूदा सीएम जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। साथ ही उनकी पार्टी वाईएसआरटीपी का भी कांग्रेस में विलय हो गया है, जिसे सीएम जगन मोहन रेड्डी को एक तगड़ा झटका लगा है। वही माना ये जा रहा है कि कर्नाटक और तेलंगाना के बाद कांग्रेस आंध्र प्रदेश में भी सरकार बना सकती है। कांग्रेस आंध्र प्रदेश में भी संगठन को मजबूत कर रही है और वाईएस शर्मिला की पार्टी वाईएसआरटीपी का कांग्रेस में विलय इस बात का सबूत माना जा रहा है। वहीं शर्मिला के कांग्रेस में शामिल होने से कांग्रेस को कितना फायदा होगा, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि शर्मिला ने भाई के जेल जाने पर अपनी मां के साथ पार्टी संभाली और फिर भाई जगन को मुख्यमंत्री बनाया। वाईएस शर्मिला तेलंगाना में सक्रिय वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की संस्थापक और अध्यक्ष थी, जिसका कांग्रेस में अब विलय हो चुका है।
49 वर्षीय शर्मिला के पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी अविभाजित आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनके बेटे और शर्मिला के बड़े भाई जगन मोहन आंध्र प्रदेश के मौजूदा सीएम हैं। मई 2012 में जब जगन मोहन रेड्डी को गबन के आरोप में सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया तो भाई के जेल जाने के बाद बहन शर्मिला ने मां वाईएस विजयम्मा के साथ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रचार का जिम्मा संभाला। जिस वक्त जगन की गिरफ्तारी हुई उस वक्त आंध्र प्रदेश में 18 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। वाईएसआरसीपी ने 18 सीटों में से 15 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं इकलौती लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में भी जीत हासिल हुई। शर्मिला का जनाधार 3000 किलोमीटर की पैदल यात्रा ने बढ़ाया, जो अक्टूबर 2012 को शुरू होकर अगस्त 2013 को खत्म हुई। शर्मिला ने यात्रा के दौरान 14 जिले नाप डाले, जिससे उनकी छवि को काफी मजबूती मिली। हालांकि फरवरी 2021 में शर्मिला ने भाई की पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 8 जुलाई 2021 को पिता राजशेखर रेड्डी की जन्मतिथि पर शर्मिला ने वाईएसआर तेलंगाना के नाम से नई पार्टी बना डाली और अब शर्मिला अपनी पार्टी के कांग्रेस में विलय के साथ ही कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद वाईएस शर्मिला ने बयान दिया और कहा कि आज वाईएसआर तेलंगाना पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया है और मुझे विलय कर बहुत खुशी हुई। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वाईएसआर तेलंगाना पार्टी आज से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा बनने जा रही है। कांग्रेस पार्टी अभी भी हमारे देश की सबसे बड़ी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना मेरे पिता ने देखा था, जो अब पूरा होगा। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि सीएम जगन मोहन रेड्डी ने बहन वाईएस शर्मिला को मनाने के लिए अपने चाचा वाईएसआरसीपी के पूर्व सांसद वाईवी सुब्बा रेड्डी को भेजा था, लेकिन बातचीत विफल हो गई थी। वाईएस शर्मिला का प्रभाव आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 राज्यों में माना जाता है। इन दोनों में कांग्रेस का फायदा तय है। वैसे कांग्रेस की नजरें दक्षिण के साथ उत्तर पर भी टिकी हुई हैं, क्योंकि यहां अगर बीजेपी को रोक दिया गया तो फिर बीजेपी केंद्र की सत्ता से बाहर हो जाएगी और अब यहां बीजेपी को करारा झटका लगता दिख रहा है, क्योंकि इंडिया यहां मजबूत हो रहा है और यूपी से तो इसके बड़े संकेत मिल रहे हैं, जहां बीएसपी बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। राजनीति में ना दोस्ती पक्की होती है और ना रिश्ते स्थायी होते हैं। सब कुछ वक्त और जरूरत के मुताबिक तय होता है। जैसे इस समय बीजेपी की मनमानी को देखते हुए कई विपक्षीय दलों को ये महसूस हुआ है कि बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकना ही होगा और इसके लिए अलग अलग विचारधाराओं के दलों ने हाथ मिला लिया है। 28 दलों का इंडिया गठबंधन इस समय बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है और अब ऐसा लग रहा है कि अगले 10-11 दिनों में इंडिया के दलों की गिनती 28 से बढ़कर 29 हो जाएगी, क्योंकि मायावती इंडिया की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा सकती हैं। कहा जा रहा है कि मायावती 15 जनवरी को अपने जन्मदिन पर कोई बड़ा ऐलान भी कर सकती हैं। असल में जिस तेजी से इंडिया मजबूत हो रहा है उसे देखते हुए बसपा कार्यकर्ताओं का मन भी इंडिया गठबंधन में शामिल होने को बन रहा है। इसलिए उनकी नजरें पार्टी मुखिया मायावती पर टिकी हुई है कि वो गठबंधन को लेकर क्या फैसला लेती हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले मायावती ने बिना किसी का नाम लिए कहा था कि कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। उनकी इस बात से संकेत मिल रहे थे कि जरूरत हुई तो मायावती इंडिया में शामिल हो सकती हैं। हालांकि मायावती अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं, लेकिन अब देखना होगा कि मायावती अपने समर्थकों की इच्छा का सम्मान करते हुए इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं या फिर एकला चलो की राजनीति पर टिकी रहती हैं। मायावती अपने जन्मदिन पर बीएसपी के इंडिया गठबंधन में शामिल होने का ऐलान कर सकती हैं। वो कांग्रेस के संपर्क में बताई जा रही हैं और इन खबरों से बीजेपी हैरान दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन जैसे जैसे मजबूत होता जा रहा है वैसे वैसे ही केंद्रीय जांच एजेंसियों का उस पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। पहले हेमंत सोरेन को घेरने की कोशिश हुई और अब केजरीवाल की गिरफ्तारी की तैयारी की खबरें चलने लगी हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को घेर लिया है। कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। आप नेताओं का दावा है कि केंद्र की हरी झंडी मिलते ही दिल्ली के सीएम गिरफ्तार कर लिए जाएंगे।
केंद्र के इशारे पर ईडी केजरीवाल को लोकसभा चुनाव से दूर रखने की साजिश कर रही है। फर्जी मामला बनाया गया है और फर्जी तरीके से केजरीवाल को आरोपी बनाने की कोशिश हो रही है। समन पर समन भेजे जा रहे हैं, लेकिन कारण नहीं बताया जा रहा है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की शराब नीति को लेकर अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरे खिलाफ ईडी का समन गैर कानूनी है। ईडी के पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है। मेरे खिलाफ कानूनी रूप से समन आएगा तो मैं सहयोग करूंगा। मुझे पहले बुलाया गया था, मैं पेश नहीं हुआ, लेकिन इस बार समन गैर कानूनी है। बीजेपी का मकसद जांच कराना नहीं है, बल्कि मुझे लोकसभा चुनाव से प्रचार करने से रोकना है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शराब नीति में 2 साल से जांच जारी है। ईडी को जांच में कुछ भी नहीं मिला, 1 पैसे का भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। अगर घोटाला हुआ है तो पैसे कहाँ हैं? आज मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जेल में क्यों हैं? ये लोग बीजेपी में शामिल हो जाते तो जेल नहीं जाते। केजरीवाल ने कहा कि मुझे बदनाम करने की साजिश हो रही है। कोशिश है कि केजरीवाल लोकसभा चुनाव में प्रचार नहीं कर सके। दरअसल ईडी अभी तक 3 बार केजरीवाल को समन भेज चुकी है। तीसरी समन के जवाब में केजरीवाल ने ईडी को जवाब भेज दिया था। ईडी से केजरीवाल ने समन को लेकर ही सवाल किए थे, जिसके जवाब नहीं मिले हैं। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जताई है। बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो विपक्षी दलों को चुनाव प्रचार करने से रोकने की कोशिश कर रही है और खुद राम मंदिर के नाम पर जमकर प्रचार कर रही है, लेकिन बीजेपी के इस प्रचार पर विपक्ष ने उसे घेर लिया है। लोकसभा चुनाव में अब महज कुछ ही वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर के मुद्दे को खूब भुनाने में लगी हुई है, लेकिन बीजेपी का ये दांव अब कहीं न कहीं फेल होता नजर आ रहा है। बीजेपी इस मुद्दे पर फंसती दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में इंडिया गठबंधन के एक घटक दल ने फिर से बीजेपी को राम मंदिर के मुद्दे पर घेर लिया है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी इसका राजनीतिकरण कर रही है। धार्मिक मामलों में संभल कर राजनीति करनी चाहिए। वहीं अब आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी राम मंदिर के बहाने अपनी और मोदी की मार्केटिंग कर रही है। वहीं ईडी की कार्रवाई को लेकर भी तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम लोगों को नौकरी दे रहे हैं और ये लोग ईडी और सीबीआई को बार बार हमारे घर में घुसा दे रहे हैं। हम लोग थक चुके हैं ये सब देखकर। मैं तो बचपन से ही ईडी सीबीआई को देख रहा हूँ, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है इन सब चीजों से। हम लोग लड़ते रहेंगे। राम मंदिर को लेकर भाजपा पर बरसते हुए तेजस्वी यादव ने ये भी पूछ लिया कि बीमार पड़ोगे तो अस्पताल जाओगे, ना कि मंदिर। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि मीडिया दिन भर हम लोगों से राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर यही सब पूछती है। भगवान राम को मोदी जी की क्या जरूरत है? भगवान राम चाहते तो अपना महल खुद बनवा लेते और मोदी जी ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे उन्होंने भगवान राम को घर और महल दिला दिया हो। ये सब बेकार की बातें हैं। आस्था मन में होनी चाहिए, नियत साफ होनी चाहिए। पाप करते रहेंगे और राम राम करते रहेंगे तो राम आशीर्वाद नहीं देंगे। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि जिस रूप से एनडीए सरकार पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के निर्माण में रुचि ली है, मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं और अगर कोई मंदिर या धार्मिक स्थल बनता है तो सरकार उसमें एक सीमा तक ही दखल दे सकती है। असली काम उस कमेटी का होता है जो निर्माण करवाती है। राम मंदिर पर चुनाव जीतने के लिए राजनीति हो रही है। राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी की नैया पार नहीं लगा पाएगा। चुनाव के लिए उसे मजबूत सहयोगी की जरूरत पड़ेगी जो उसके पास दिख नहीं रहे और बीजेपी के जो सहयोगी हैं वो सीट बंटवारे को लेकर झगड़ते दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर महाराष्ट्र में एनडीए के अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर टकराव तेज हो गया है। सीट बंटवारे पर जहां इंडिया गठबंधन में बात बनती दिखाई दे रही है, वहीं एनडीए में मामला फंसता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच सीट शेयरिंग पर चर्चा हो चुकी है। फॉर्मूला भी बन गया है, बस सीट बंटवारे का ऐलान होना है। तो दूसरी ओर एनडीए में शामिल तीनों ही दलों के बीच टकराव तेज हो गया है। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन, जिसमें बीजेपी, शिवसेना, शिंदे और एनसीपी का अजित पवार गुट शामिल है, उसमें सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पा रही है। दरअसल बीजेपी 2019 में राज्य की 25 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि 23 सीटें उसने शिवसेना के लिए छोड़ दी थी। बीजेपी इस बार 30 से ज्यादा सीटों पर दावेदारी कर रही है। बीजेपी ने ऐसी 6 सीटों पर भी दावा ठोक दिया है जहां सांसद शिवसेना का है, जबकि इस बार गठबंधन में शिवसेना के साथ एनसीपी के अजित गुट की भी एंट्री हो चुकी है। उधर शिंदे गुट ने दावा किया है कि तीनों दल उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जिन पर उन्होंने 2019 में कब्जा किया था। यानी शिंदे गुट ने 18 सीटों पर सीधे सीधे दावा ठोक दिया है, तो अजित पवार गुट की भी 1 दर्जन सीटों पर दावेदारी है।
ऐसे में साफ है कि महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन मुश्किल में दिखाई दे रहा है। क्या एनडीए में सीटों का बंटवारा हो पाएगा, ये सवाल उठ रहे हैं। वैसे इस समय सवाल सीए को लेकर भी उठ रहे हैं। कांग्रेस ने सीए को लेकर मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। 2024 का लोकसभा चुनाव दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी के सामने 28 विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया जातीय जनगणना, ओबीसी रिजर्वेशन, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। लेकिन बीजेपी इन सभी मुद्दों से दूर भागती दिखाई दे रही है। बीजेपी 2024 चुनाव के पहले राम मंदिर और अब सीए का सहारा लेती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने राम मंदिर के बाद अब अपने तरकश से एक और तीर सीए निकाला है, लेकिन बीजेपी अपने ही तीर से घायल होती दिखाई दे रही है। दरअसल कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष सीए को बीजेपी की ध्रुवीकरण साजिश बता रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सीए को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि मोदी सरकार ने दिसंबर 2019 में संसद में विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम को पास कर दिया था। संसदीय प्रक्रियाओं के हिसाब से कानून को लागू करने के नियम 6 महीने के अंदर लागू होने चाहिए थे, लेकिन इसके लिए 9 एक्सटेंशन मांगे गए और दिए गए। अब हमें सूचित किया गया है कि नियमों को लोकसभा चुनाव से पहले अधिसूचित किया जाएगा। इससे ये साफ है कि इसका उद्देश्य चुनाव से ठीक पहले मतदाताओं का ध्रुवीकरण था। वहीं कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी सीएए को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि देश के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता है। ऐसे में धर्म के आधार पर किसी को कैसे नागरिकता दी जा सकती है, ये मौलिक सवाल है। मैंने ये सवाल सीए पर चर्चा के समय विपक्ष की ओर से उठाए थे। अब आपको बता दें कि सीए को लेकर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि सीए बंगाल में लागू नहीं होगा। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी सीए को लेकर बीजेपी को घेरा है। उन्होंने कहा है कि सीए को लोकसभा चुनाव देखते हुए मुद्दा बनाने की बीजेपी कोशिश कर रही है। ये सीए संविधान विरोधी है, कानून को धर्म के आधार पर बनाया गया है। अब देखना ये होगा कि विपक्ष के इन सवालों पर बीजेपी क्या पलटवार करती है। और बुलेटिन के आखिर में देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। रेलवे के जिस अधिकारी ने आरटीआई में पीएम के एक सेल्फी पॉइंट की लागत 6.25 लाख रुपए बताई थी, उस अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया गया है। गनीमत है कि उसे सच बोलने पर सिर्फ ट्रांसफर ही किया गया, नौकरी से नहीं निकाला गया। इस तरह के जवाबों से तो भाई सेल्फी पॉइंट बनाने वाले स्टार्टअप का मनोबल टूटेगा। इसलिए बस सेल्फी बनाओ, खुश हो जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सियासत में रिश्ते कब अच्छे हो जाते हैं, कब बुरे हो जाते हैं, वाकई पता नहीं चलता। मिसाल के तौर पर अखिलेश यादव ने जब पिछले दिनों विधानसभा घेरने की कोशिश की तो योगी की पुलिस ने उनके साथियों का जबरदस्त दमन किया। और जब अखिलेश का दमन हुआ तो पहली बार दर्द बुआ को हुआ, और जब दर्द बुआ को हुआ तो नींद इन साहब की चली गई, अमित शाह की। अब ये जो चेन रिएक्शन है कि दमन अखिलेश यादव के साथियों का हुआ, दर्द बुआ को हुआ और नींद शाह साहब की चली गई। अब ये जो अजीब सा घटनाक्रम है, इसका बड़ा जबरदस्त असर हो सकता है यूपी की सियासत पर 2024 के फाइनल पर। और यकीनन अगर
बहन जी का, मायावती का ये हमदर्दी है, ये हमदर्दी थोड़ी सी बरकरार रही अपने भतीजे के लिए, तो जाहिर तौर पर मोदी जी के पांव के नीचे से जमीन खिसक सकती है। अब दोस्तों, एक अरसे से बहन जी और अखिलेश यानी बुआ जी और भतीजे जी में रिश्ते कुछ तल्ख से थे, बातचीत ना के बराबर थी। और इसलिए यह आज की खबर इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार हाल फिलहाल में मायावती ने एक खिड़की खोली है नए रिश्ते फिर से बनाने की, और यह एक टर्निंग पॉइंट का उन्होंने संकेत दिया, एक इशारा किया है कि हम इतने भी नाराज नहीं हैं। और यह ऐसा टर्निंग पॉइंट है जो कहीं ना कहीं विपक्ष को एक मजबूती देता है, मजबूत भाजपा के मुखालिफ। और इसलिए उत्तर प्रदेश भी मैं आपको ले चलूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ग्राउंड रिपोर्ट, जमीनी जो हकीकत है, वो आपको किसी बड़े एक्सपर्ट, बड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट के जरिए आप तक पहुंचे। और शायद विनोद अग्निहोत्री 25-30 साल से इलेक्शन कवर कर रहे हैं, कई बड़े अखबारों के संपादक रहे हैं, उत्तर प्रदेश को हथेली की तरह समझते हैं और कुछ खुलासे भी करेंगे बहन जी को लेकर, अखिलेश को लेकर, उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर, और क्या इसका असर होगा 2024 में, और क्यों मायावती जी थोड़ा सा रास्ता खोल रही, खिड़की खोल रही। इन सब पर ग्राउंड रिपोर्ट में विनोद अग्निहोत्री होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि एक बार थोड़ा सा इस घटनाक्रम को समझने की कोशिश करें। चंद मिनट लूंगा आपके। अब दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से समाजवादी पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, प्रवक्ता हैं, कहीं ना कहीं इनका दमन हो रहा था, इन पर लाठी चल रही थी, इनको जेल भेजा जा रहा था, गिरफ्तारियां हो रही थी। और इसी कड़ी में जब अखिलेश यादव ने महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर विधानसभा घेरने की सोची, तो योगी की पुलिस, जहां बुलडोजर वाले बाबा, उनकी पुलिस ने जिस तरह से दमन किया, रास्ता रोका, उस पर कहीं ना कहीं जो अब तक मायावती महीनों से खामोश थी इस दमन पर, वो अचानक बोल पड़ी। और उन्होंने आज कई ट्वीट किए, एक के बाद एक कई ट्वीट किए, और मैं चाहता हूं कि उसका सार आपको बताऊं, तब आपको लगेगा कि वाकई परिवर्तन तो आया है बहन जी में। अब समाजवादी पार्टियों के इस पुलिसिया दमन को लेकर मायावती ने आज सुबह लखनऊ में सबको चौंका दिया। बैक टू बैक उन्होंने 3 ट्वीट्स करी, और अगर हम इसका सार देखें, मैं पढ़ता हूं उन्होंने मायावती क्या कह रही हैं। उनका कहना है कि विपक्षी पार्टियों को सरकार की जुल्म ज्यादती को लेकर धरने प्रदर्शन की अनुमति नहीं देना भाजपा सरकार की नई तानाशाह प्रवृत्ति हो गई है। तानाशाह बताया उन्होंने योगी सरकार को। और फिर आगे मायावती कहती हैं कि बात बात पर मुकदमे व लोगों की गिरफ्तारी, उनके विरोध को कुचलना, ये सरकारी जो धारणा है, यानी योगी जी की सरकार की जो धारणा है, अति घातक है। अब नाम तो नहीं लिया उन्होंने अखिलेश यादव का, सपा का, लेकिन विपक्षी पार्टी उन्होंने बार बार कहा, विपक्ष उन्होंने बार बार कहा, और इशारा जो है वो भतीजे की तरफ है, और जो पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई हैं उनकी तरफ है। अब सवाल यह है कि मायावती की ऐसी मजबूरी क्या है, आखिर अचानक उनको ये क्या हो गया, उनका दिल क्यों पसीजा, और मायावती कोई ट्वीट या कोई बयान या कोई बात यूं ही नहीं करती। अब दोस्तों, 4 बार की मुख्यमंत्री मायावती पिछले कुछ अरसे में, आप यूं कह सकते हैं 10-15 साल में कमजोर होती ही चली गई। हाथी जो था, जो आप कह सकते हैं कभी मजबूत था, जिसकी तूती बोल रही थी, जिस हाथी की उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में, आज वो हाफता हाफता मायावती के घर के बाहर है। जमीन पर हाथी आ चुका है। और अगर आप देखें आंकड़े, तो 2007 में 206 विधायक थे मायावती के पास, एक पावरफुल चीफ मिनिस्टर थी, मेजॉरिटी में थी। अगला चुनाव जब 2012 में हुआ तो 206 की संख्या घट के 80 आ गई।
2017 में 19 विधायक रह गए और चंद महीने पहले जो चुनाव हुआ सिर्फ एक विधायक मायावती का रह गया है 403 के हाउस में। और अगर आप लोकसभा में उनकी पोजीशन देखें तो मैं सिर्फ आपको 2014 और 19 की अगर आपको दास्तान सुनाऊं, 2014 में मायावती के पास एक भी सांसद नहीं था लोकसभा में, जीरो, फॉर द फर्स्ट टाइम जीरो था मायावती का फिगर। लेकिन 2019 में भतीजे के साथ उन्होंने गठबंधन किया और गठबंधन करके उनको 10 सांसद मिल गए। तो आज की तारीख में लोकसभा में मायावती के पास 10 एमपीज हैं, 10 सांसद हैं, विधायक सिर्फ एक है। कहीं ना कहीं मायावती ने चीज रियलाइज की है कि जब वो अकेले लड़ती हैं आज की तारीख में तो बहुत ही कमजोर रह जाती हैं, लेकिन अगर किसी का साथ मिल जाए, उनका जो वोट बैंक है वो किसी के साथ मिल जाए तो शायद उन्हें ज्यादा बेहतर नंबर मिलते हैं, कामयाबी मिलती है। और शायद इसीलिए कोई ना कोई साथ तलाश रही है और मजबूरी यह है कि बीजेपी के साथ जा नहीं सकती क्योंकि फिर मुसलमान हमेशा के लिए उनको छोड़ सकता है। तो ये एक पसोपेश में फंसी हुई हैं, दरकार है फिर से भतीजे की। एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूं कि आखिर अब अमित शाह उनकी नींद क्यों उड़ गई। इस पूरे आप आज की जो ट्वीट है मायावती की, जो हमदर्दी है भतीजे के लिए, किसी को दर्द हो रहा है, किसी को चोट लग रही है, नींद चाणक्य की क्यों उड़ रही है, इसको भी आप समझ लीजिए। और एक आंकड़े के जरिए मैं आपको बहुत आसानी से समझाऊंगा और फिर उत्तर प्रदेश की ग्राउंड रिपोर्ट, जी हाँ, बड़ी सेंसेशनल रिपोर्ट है जो सब कुछ समझाएगी, क्लियर करेगी पिक्चर। विनोद अग्निहोत्री जी के साथ हम होंगे, लेकिन पहले चाणक्य की बात भी देख लेते हैं। अब दोस्तों आप कहेंगे कि इस पूरे खेल में अमित शाह की नींद क्यों उड़ रही है, अमित शाह क्यों परेशान है। और मुझे लगता है कि वो अमित शाह जिन्होंने 2014 में उत्तर प्रदेश के आप कह सकते हैं पूरी बागडोर संभाली और 2014 में मोदी को जो ताज पहनाया उत्तर प्रदेश को स्वीप करके, उस पर बड़ी भूमिका अमित शाह की थी। फिर वही चीज़ उन्होंने रिपीट कर दी 2017 में, योगी को वो लेकर आ गए प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा में। फिर 2019 में फिर उन्होंने लोकसभा का चुनाव स्वीप किया उत्तर प्रदेश में और 2022 में फिर सरकार बना ले गए योगी के लिए। तो लगातार जो जीत का सेहरा भाजपा के सर बंध रहा है वो उत्तर प्रदेश से बंध रहा है। और अमित शाह जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई कैटलिस्ट है जो चीज़ों को बदल सकती है वो मायावती हैं। और मायावती अगर गठबंधन के साथ विपक्ष गई तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा, पूरा खेल बिगड़ जाएगा, पूरी गिनती बिगड़ जाएगी। और हो सकता है मोदी जी के लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो जाए अगर मायावती अकेले न लड़कर विपक्ष के साथ लड़ें। और क्या है वो अरिथमेटिक मायावती की जिसको लेकर इतना घबराए हुए हैं अमित शाह, उस अरिथमेटिक को भी हम समझ लेते हैं इस ग्राफिक के जरिए। आप ग्राफिक्स देखिए। अब ये जो आप वोट शेयर देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का पॉलिटिकल पार्टीज का, ये 2022 का आंकड़ा है विधानसभा चुनाव का, फैक्चुअल है। बीजेपी प्लस 43.82, आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 44%, 44% वोट शेयर है बीजेपी का, बड़ा वोट शेयर है। और समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है, 36% शेयर सपा प्लस का है। और बसपा का तकरीबन 13% है, 12.88, 13% बहुजन समाज पार्टी का, जब उसके पास सिर्फ एक विधायक है। लेकिन नीतीश फैक्टर आने के साथ, अगर नीतीश फैक्टर आते हैं उनके साथ, वो बैकवर्ड का कुर्मी वोट आता है 6-7%, अगर आप उसे 5% भी मान लें तो 2024 का जो प्रोजेक्शन बन रहा है, जो 2024 का जो प्रोजेक्शन बन रहा है, जो बहुत हद तक फैक्चुअल है, वो है 36 + 13 + 5, आप कह सकते हैं 54% वोट शेयर हो जाएगा अगर एक छतरी के नीचे विपक्ष आता है। इसमें तो मैंने कई दलों को जोड़ा नहीं, कांग्रेस को भी नहीं जोड़ा है। तो ये अगर एक छतरी के नीचे आ गया तो फाइट अमित शाह के लिए बहुत मुश्किल होगी, बहुत मुश्किल होगी। दोस्तों आप सुनना चाह रहे हैं विनोद अग्निहोत्री को, हमारे यूपी के पॉलिटिकल एक्सपर्ट को, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। लेकिन एक चीज़ मैं और ऐड करना चाह रहा हूँ कि इधर हाल फिलहाल में एक परसेप्शन मायावती का बन गया है कि वो बीजेपी की बी टीम है उत्तर प्रदेश में। और शायद ये एहसास मायावती को भी है, जब नतीजे आए और उनका सिर्फ एक विधायक बचा तो ये एहसास बहन जी को भी है। और ये बात सही है कि बहन जी को घेरने की कोशिश होती रहती है इनकम टैक्स के ज़रिए, ईडी के ज़रिए।
लेकिन इस बीच नीतीश कुमार ने जब एक नई धारा उन्होंने एक बहाई है विपक्ष की देश में, और साथ में ममता बनर्जी, सीताराम येचुरी, शरद पवार और भी तमाम लोग, कोशिश है बहन जी को ये समझाने की, बताने की, सजेस्ट करने की कि अगर आप बड़े छाते के, विपक्ष के बड़े छाते के नीचे आती हैं तो बहुत कुछ हो सकता है, मुसीबतें आपकी भी दूर हो सकती। और क्यों आना चाहती हैं बहन जी, क्या इशारा कर रही हैं, क्या परिणाम होंगे, यही सब आप जानना चाह रहे थे। और मुझे लगता है अब मैं आपको बहुत ज़्यादा रोकूंगा नहीं, सीधे चलते हैं विनोद अग्निहोत्री जी के बाद। और मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश को अगर कोई पत्रकार बहुत भीतर तक समझता है, यकीनन अग्निहोत्री जी हैं, बरसों से। विनोद जी, आज जो एक डेवलपमेंट है और बड़ी चर्चा है सत्ता के गलियारों में, हालांकि मायावती ने अखिलेश यादव का नाम नहीं लिया, समाजवादी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन पहली बार, हाल फिलहाल में पहली बार उन्होंने कम से कम समाजवादी पार्टी के धरने, प्रदर्शन, उनको उन्होंने जो कहीं ना कहीं समर्थन दिया है। और उन्होंने बीजेपी की आलोचना की है और कहा है कि अगर विपक्षी पार्टियां विधानसभा का घेराव करें तो उनका दमन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या निकाल रहे हैं आप? देखिए, इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि मायावती जी को अभी एहसास हो गया है, क्योंकि ये उनके राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई है, उनको अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखना है। मायावती जी अभी 80 साल की तो हो नहीं गई, 90 साल की कि वो कहें कि भाई तो राजनीति पूरी हो गई। अभी उनके पास उम्र के हिसाब से कम 15 से 20 साल राजनीति, सक्रिय राजनीति करने के हैं। तो और जिस तरह उनकी जो इस वक्त राजनीतिक स्थिति है उत्तर प्रदेश में, उनके पास एक नाम मात्र के लिए एक विधायक है, लेकिन वो कहने के लिए एक भी विधायक नहीं है उनके पास। सांसद उनके पास जरूर 10 हैं। और उनको इस बात का एहसास है कि 2014 में जब बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़ी थी तो उत्तर प्रदेश में उसका एक भी सांसद नहीं था। 2017 में वो अकेले लड़ी तो मात्र 19 विधायक आए, हालांकि वोट परसेंटेज उनका 20% के आसपास था। और 2019 का चुनाव जब वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ी तो उनके 10 सांसद आए। फिर 2022 वो अकेले लड़ी तो शून्य की स्थिति है और वोट परसेंटेज भी उनका 11% के आसपास पहुंच गया। तो और बहुजन समाज पार्टी, आप दीपक जी पुराने हैं, हम सब लोग लखनऊ में रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी राजनीति में ताकत कब बनी? ताकत तो तब बनी जब उसने समाजवादी पार्टी से 1993 में गठबंधन किया। और जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, उसके करीब 1.5-2 साल बाद मायावती जी बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बनी, तब से बहुजन समाज पार्टी की राजनीतिक यात्रा उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। और जिसकी वजह से मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है उत्तर प्रदेश की। एक 2007 का अगर अपवाद छोड़ दें तो 1993 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया, 1996 में कांग्रेस से गठबंधन किया, और 2019 में फिर समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया उन्होंने, बसपा ने। तो जब जब उन्होंने गठबंधन किया और बीजेपी से सपोर्ट लिया हमेशा, 3-3 बार कम से कम, जब जब उन्होंने गठबंधन किया तो उनको उसका फायदा हुआ है, नंबर 1। दूसरा कारण यह है कि जिस तरह एक अवधारणा बन गई, एक परसेप्शन बन गया कि मायावती तो बीजेपी के साथ मिल गई है, उन्होंने सरेंडर कर दिया बीजेपी के सामने, अब तो उनका जो है राजनीतिक ताकत के रूप में खत्म हो गई। तो कहीं ना कहीं मायावती जी को ये लगने लगा कि बीजेपी के साथ तो खुलकर नहीं जा सकती, उनके सामने 2 ही रास्ते हैं, या तो बीजेपी से गठबंधन करके एनडीए में शामिल हो जाएं या विपक्ष के साथ रहें। तो एनडीए में गठबंधन करने का मतलब जो बहुजन समाज की पार्टी की राजनीति की दूरी है, बहुजन समाज की राजनीति, उसमें मुसलमान एक बड़ा फैक्टर है जो काशीराम जी के जमाने से चल रहा है। ये अलग बात है, वोट उनको उतने नहीं मिलते मुसलमानों के जितने समाजवादी पार्टी को मिले हैं, लेकिन फिर भी मुस्लिम उनके एजेंडे में हमेशा रहा है और टिकट देने के मामले में, मुस्लिम सवालों के मुद्दों पर वो हमेशा अग्रेसिव रही है। तो कहीं ना कहीं दलित और मुस्लिम का जो उनका जो एक कॉम्बिनेशन है वो बिगड़ जाएगा अगर मौजूदा बीजेपी के साथ हो जाती है। इसलिए अब जबकि बहुजन समाज पार्टी को एक फैसला करना है मायावती जी को, और उधर बिहार में जो घटनाक्रम हुआ, नीतीश कुमार ने जिस तरह से एनडीए को छोड़ा और महागठबंधन बनाया, और जिस तरह सक्रिय हुए विपक्ष को जोड़ने के लिए, और अखिलेश यादव की और नीतीश कुमार की जिस तरह जुगलबंदी हो रही है, तो मायावती जी को लगता है कहीं वो इस भीड़ में, इस मोर्चाबंदी में अकेली न पड़ जाए, न इधर की रहे न उधर की रहे। इसलिए आप ये कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार के आने के बाद जिस तरह से जो अपोजिशन है उसमें एक स्ट्रेंथ आई है, उसमें एक ताकत सी दिखने लगी है। क्या मायावती को ऐसा लग रहा है कि अगर नीतीश कुमार
और अखिलेश यादव और जयंत चौधरी और बाकी पार्टियां, कांग्रेस, ये सब एक हो गई और वो अकेले हाशिए पर आ गई, तो उनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। इसलिए वो एक मैसेज दे रही हैं। आज का जो उनका ट्वीट है, आज का जो उनका संदेश है, वो एक तरह का मैसेज है अपने भतीजे को कि बुआ जो है अभी पूरी तरह से, मतलब ऐसा नहीं है कि बुआ जो है वो दरवाजे बंद करना चाहती, एक खिड़की जो है वो बुआ ने भतीजे के लिए खोली है। बिल्कुल, वो भतीजे के लिए भी खोली है और मैं कह रहा हूँ पूरी विपक्षी गोलबंदी के लिए खोली है, क्योंकि उनके सामने अपना वोट बैंक बचाने की भी चुनौती है। जिस तरह पिछले चुनाव, विधानसभा चुनाव में जो उनका दलित वोट बैंक है उसमें भी काफी उनका नुकसान हुआ है, 11% के आसपास वो पहुंच गई हैं, तो उसमें एक बड़ा सेक्शन बीजेपी के साथ गया और एक साइजेबल सेक्शन जो है वो अखिलेश यादव के पास भी गया है। जो समाजवादी पार्टी का 37% वोट बैंक हुआ तो उसमें दलितों का एक सेक्शन उनको मिला है। तो वो उनको लग रहा है कि अगर वो, और फिर चंद्रशेखर आजाद वो जिस तरह से सक्रिय हो गए हैं और अगर वो अखिलेश यादव के साथ मिल गए, उनके बीच कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई और कांग्रेस भी शामिल हो गई उसमें, नीतीश कुमार भी आ गए, तो निश्चित रूप से सबसे ज्यादा नुकसान अगर होगा उत्तर प्रदेश में तो मायावती जी का होगा। ये मायावती जी को समझ में आ गया है, इसीलिए उन्होंने एक मैसेज दिया है, एक तरफ अखिलेश यादव को, दूसरी तरफ पूरी विपक्षी गोलबंदी को, कि मैं भी फोर्स हूं, मुझे भूलिए मत, कोई भी विपक्षी गोलबंदी उत्तर प्रदेश में अगर होगी तो मैं भी उसमें हिस्सेदार हो सकती हूं। इससे क्या होगा कि जब उनसे बातचीत शुरू होगी तो उस बातचीत के जरिए वो अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगी आने वाले किसी भी विपक्षी गठबंधन में। ये एक तरह का संकेत है। क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव जो थोड़ा सा तल्ख हैं बहन जी मायावती को लेकर, क्या अखिलेश यादव को मनाया जा सकता है? अगर नीतीश कुमार बीच में पढ़े हैं इसमें, तो क्या अखिलेश को और मनाकर मायावती के करीब लाया जा सकता है? और मैं ये बात कर रहा हूं आखिरी 3 महीने की, मैं अभी नहीं कर रहा हूं कि अभी अलायंस हो जाए, क्योंकि अभी अगर अलायंस होती है तो जाहिर तौर पे अमित शाह और की जो ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स से बहुत कुछ कर देंगी। आखिरी 3 महीनों में अगर नीतीश कुमार बीच में आते हैं या कोई सीताराम येचुरी आता है, तो क्या अखिलेश पुराने गिले शिकवे भुला के वो मायावती के साथ आ सकते हैं? देखिए, आप अखिलेश को कैसे देखते हैं? अखिलेश की पर्सनालिटी कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत हद तक अखिलेश पे डिपेंड होगा। नहीं, आप सही कह रहे हैं। देखिए, पहली बात तो जो भी गोलबंदी होगी, जो भी अलायंसेस होंगे, वो दिसंबर 2023 से शुरू होंगे। मैं वही कह जी, हाँ, ये अभी बहुत जल्दबाजी है कहना। मैं आखिरी 3 महीने की बात कर रहा हूँ, मैं 2024 के आखिरी 3 महीने की बात, इसीलिए नहीं, मैं दिसंबर मैंने इसलिए कहा कि तब तक जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव भी हो चुके होंगे, तो उनके भी नतीजे आ जाएंगे, तो वो सब चीजें भी सामने होंगी। दूसरी बात यह है कि कितनी तलखी थी जब नीतीश कुमार लालू यादव को छोड़ के गए थे, तेजस्वी यादव और लालू यादव में। आप याद कीजिए, वो बयान अगर पुराने निकाल लीजिए, और विधानसभा से लेकर के, और 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार में कितनी तलखी थी। या नीतीश कुमार झल्ला करके जिस तरह उन्होंने बोलना शुरू किया था अपनी सभाओं में, और जिस तरह तेजस्वी यादव ने चाचा को जो है चिढ़ाना शुरू किया था, कितनी तलखी थी। लेकिन आज वो तलखी खत्म हो गई, दोनों एक साथ हैं, तीनों एक साथ हैं। तो राजनीतिक परिस्थितियां जो है वो मजबूर कर देती हैं नेताओं को अपने जो गठबंधन है उनको, अपने अलायंसेस हैं उनको दोबारा उन पर पुनर्विचार करने के लिए। अखिलेश जी को भी अभी कोई नहीं होगा, अखिलेश जी भी अपना आधार बढ़ाएंगे। विधानसभा चुनाव में भले ही सरकार उनकी न बनी हो, लेकिन उनको एक ताकत ये मिली कि 47 से 111 सीटें उनकी हो गई, और कुल मिला के गठबंधन की 125 सीटें हैं और 37-38% उनका वोट हो गया। तो निश्चित रूप से ज्यादा बड़ी बार्गेनिंग पावर में आज की तारीख में है। अगर मायावती जी 2019 के फार्मूले पर चलेगी आधा आधा, तब तो गठबंधन नहीं होगा। झुकना और कंसीड मायावती को करना पड़ेगा, क्योंकि आज की तारीख में विपक्षी गठबंधन में अखिलेश यादव की जो स्थिति है वो ज्यादा मजबूत है। भले सांसद उनके पास 3 ही रहे, लेकिन विधायक और 100 के आसपास है, 111 जी। और दूसरा उनकी एक क्रेडिबिलिटी है जो मायावती की नहीं है, क्रेडिबिलिटी। तो वो क्रेडिबिलिटी का भी, क्योंकि विपक्षी दलों का जो गठबंधन होगा वो अखिलेश यादव की कॉस्ट पर मायावती को नहीं लेगा। वो मायावती जी को अपने साथ शामिल करना चाहेगा, लेकिन वो ये चाहेगा कि मायावती जी जो है वो कंसीड करें थोड़ी अपनी पोजीशन। और ये मायावती जी विनोद जी, अब अगर हम देखें 12-13%, मैं उस दिन देख रहा था, अगर 12-13% मायावती का वोट बैंक अपना है, दलित वोट बैंक है, फिर समाजवादी पार्टी का भी 25-26% हम वोट बैंक ले लें, नीतीश आएंगे तो 6-7% कुर्मी भी उनके साथ आएंगे, नीतीश कुमार की बात चल रही है,
उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे। जयंत चौधरी, ये अगर अलायंस बनती है, ये एक महागठबंधन बनता है जिसमें मायावती भी हैं, दलित भी हैं, बैकवर्ड्स भी हैं, नीतीश भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं और इधर जयंत चौधरी भी आ गए, आपको क्या लगता है कि फिर फाइट यूपी में बड़ी तगड़ी हो जाएगी अगर ये सब एक छाते के नीचे आ गए, सारा विपक्ष? 2024 के चुनाव किस परिस्थिति में होते हैं, किस नैरेटिव पे होते हैं, अंकगणित का बड़ा महत्व है। निश्चित रूप से बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के लिए अगर इस तरह का अलायंस बन जाता है, लेकिन नैरेटिव क्या होगा? क्या ये नेता आपस में एक किसी नाम पर सहमत होंगे या किसी मुद्दे पर सहमत होंगे? क्या ये उतनी ईमानदारी से सारे अपने उम्मीदवारों को जिताने की कोशिश करेंगे जैसे बीजेपी का गठबंधन करता है? तब तो बड़ी चुनौती होगी। लेकिन अगर ये टिकटों के बंटवारों से झगड़ा और वही जो आपस में एक दूसरे से खींचतान और छीना झपट और किसी अगर वो हुआ तो फिर मुश्किल होगा। इसलिए अभी बहुत हम लोगों को थोड़ा सा समझने, सोचने और इंतजार करने की जरूरत है। बीजेपी को 80 सीटों में कम से कम 30 सीटों का नुकसान करना, थोड़ा सा नीचे ले आना, क्या ये मुमकिन है? ये नहीं, मुमकिन तो राजनीति में नामुमकिन कुछ नहीं होता है। आप देखिए बीजेपी 2009 में 10 सीट से नीचे आ गई थी। वही बीजेपी जो उत्तर प्रदेश में 58-59 सीटें तब तक जीत चुकी थी एक बार, फिर 29 सीटों पर आई और उसके बाद 2009 में आकर के वो 10 सीटों से नीचे हो गई थी, 9 या 10 सीट पर आकर सिमट गई थी और उसके बाद फिर 71 सीटों पर आ गई और जो अलायंस मिला गया 73 सीटों पर। तो राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि सिर्फ अंकगणित के सहारे चीजें नहीं चलेंगी। अंकगणित के साथ साथ केमिस्ट्री भी मजबूत करनी पड़ेगी और नया नैरेटिव भी बनाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी अकेले नैरेटिव के भरोसे नहीं रहती है, वो वही तो करती है, वो सारी जातियों का गठजोड़ भी तो करती है, वो अपना केमिस्ट्री के साथ साथ अपना अंकगणित भी बनाती है। ऐसा नहीं है कि भाजपा खाली केमिस्ट्री पे काम करती है, वो केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स दोनों पे काम करती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री दोनों को विपक्ष को देखना पड़ेगा और दोनों अगर साध लिया उसने और अपना नैरेटिव बना दिया, जैसे मैं आपको बता, जैसे नीतीश कुमार 2-3 मुद्दे छोड़ रहे हैं, मतलब उछाल रहे हैं, जो धीरे धीरे जिनको नैरेटिव के रूप में बिल्डिंग हो सकती है। एक उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी, मतलब गैर भाजपा सरकार बनी, तो सभी पिछड़े राज्यों को जो है पिछड़े विशेष राज्यों का दर्जा दिया जाएगा। तो ये एक फेडरलिज्म का नैरेटिव बनाने की कोशिश है, केंद्र सेंटर वर्सेस स्टेट्स का, यूनियन ऑफ स्टेट जो इंडिया है उसको लेकर के। दूसरा जातीय जनगणना का मुद्दा है, अगर इसको एग्रेसिवली उठा लिया इन्होंने कि जातीय जनगणना जो है, तो वो पिछड़ों में एक मैसेज जाएगा। तो जो गोलबंदी भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों की है वो कहीं ना कहीं बिखर सकती है। और अगर मायावती जी ने एग्रेसिव दलित पॉलिटिक्स कर दी तो दलितों का भी एक बड़ा सेक्शन टूट सकता है। तो केमिस्ट्री मतलब ये होती है। अब भारतीय जनता पार्टी उसको कैसे काट करेगी, वो उसमें राष्ट्रवाद का कितना तड़का लगाएगी, लेकिन तब कितना हिंदुत्व का छौंका होगा, ये सब देखने वाली बातें हैं। लड़ाई मतलब फिर कांटे की होगी, कांटे की टक्कर होगी। तो लड़ाई निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए इसमें नीतीश कुमार, मायावती, अखिलेश, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन, अगर आप पूरे इसका परिदृश्य को लें साथ में, उत्तर भारत और पूरी भारत के परिदृश्य को लें, तो ये एक बड़ा जो है, और सबसे कमजोर विकेट पर बीजेपी इसी क्षेत्र में है आज की तारीख में। भले उत्तर प्रदेश में उसकी 67 सीटें हैं, लेकिन बिहार में वो नीतीश के सहारे चुनाव लड़ी थी, नीतीश और बीजेपी मिलकर लड़े थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी इन सब चीजों को लेकर के एक चिंतन और मनन है और उसी हिसाब से वो अपनी स्ट्रेटजी भी बना रहे हैं। वो विपक्ष, वो ऐसे घर नहीं बैठे हुए हैं। मोदी जी और शाह जी के बारे में आप जानते हैं कि वो घर बैठने वाले नेता नहीं है, उन्होंने अपनी पेशबंदी, अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब ये विपक्षी नेताओं के रणकौशल का इम्तिहान है, ये नीतीश कुमार के, अखिलेश यादव के, मायावती के, राहुल गांधी के, कैसे ये एक दूसरे को एकोमोडेट करते हैं और कैसे केमिस्ट्री बनाते हैं मैथमेटिक्स के साथ साथ। अब अग्निहोत्री जी, उनका ये मानना है कि अरिथमेटिक के साथ साथ, अरिथमेटिक तो फेवरेबल है अगर सब लोग, सारी विपक्षी पार्टियां एक आ गई, लेकिन अरिथमेटिक के साथ केमिस्ट्री भी चाहिए, अरिथमेटिक प्लस केमिस्ट्री, वो ये बात कह रहे हैं। और उधर अमित शाह वो जो सोच रहे हैं, जैसा कि मेरी कुछ पत्रकारों से बात हुई जो अमित शाह के करीबी हैं और बीजेपी कवर करते हैं, उनका ये कहना है कि किसी भी सूरत से